प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। गुल प्लाजे में लगने वाली आग ने एक मरतबा फिर हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। 36 घंटों के बाद आग बुझा तो दी गई, लेकिन इसमें 1200 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। ये 1200 दुकानें जो थीं, ये 1200 खानदान थे, और 1200 भी नहीं बल्कि हर दुकान पे अगर 4-5 लोग काम करते थे तो वो सब भी, उनका रोजगार भी इन्हीं दुकानों से जुड़ा हुआ था। तो बिला मुबालगा हजारों घर मुतासिर हुए, और जो लोग जान से गए, जिनकी कीमती जानें ज़ाय हुई, उनकी फिगर अभी तक हमें ठीक तरह से मालूम नहीं हो पा रही। 74 अफराद के लापता होने की इत्तला है, या शायद ये तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है। 20 से ज्यादा अफराद के जाबहक होने की इत्तला है, शायद ये तादाद इससे भी ज्यादा है। हुकूमत के पास कोई आदादोशुमार अभी तक उसका रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहा कि क्या हुआ है इस प्लाजे में, आग कैसे लगी है, और फिर इसमें जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाने होते हैं किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में, वो क्यों नहीं लिए गए थे, और कैसे ये प्लाजा चल रहा था, और क्या इस पे तमाम जो हिफाजी इंतजाम है वो मुकम्मल थे। क्या आग बुझाने के इंतजाम, क्या हंगामी अखराज के जो इंतजाम हैं, क्या वो सारी चीजें पूरी थी? अब मालूम हो रहा है कि वो सारी चीजें पूरी नहीं थी। तो कराची कैसे चल रहा है? कराची क्या अपने तौर पर खुद ही निजाम बना के चल रहा है, या कोई हुकूमत भी यहां पर एग्जिस्ट करती है? अभी चंद दिन पहले ही बिलावल साहब ने पूरी एक ब्रीफिंग दी, जिसमें मीडिया भी था, बाकी लोग भी थे। बड़ी अहम शख्सियात को बिठाकर यह समझाया और बताया गया कि सिंध बदल गया है, कराची बदल गया है, लेकिन एक प्लाजे में लगने वाली आग ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। आज हमने बड़ी कोशिश की कि पीपल्स पार्टी के खास तौर पर सिंध से ताल्लुक रखने वाली जो सियासी शख्सियात हैं, पीपल्स पार्टी की जो जिम्मेदारान हैं, उनको हम सारा दिन दावत देते रहे कि वो प्रोग्राम में आए, शिरकत करें, लेकिन हमारे प्रोग्राम में तो कम से कम कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। शायद और वजह यह बताई गई कि कोई मसरूफ है, कोई मीटिंग में है, किसी की कोई मसरूफियत है, किसी ने जवाब नहीं दिया हमारी दावत का। लेकिन पीपल्स पार्टी आज इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के शो में तो कम से कम मौजूद नहीं है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि इस दौरान ही हमें पीपल्स पार्टी के कोई रहनुमा ज्वाइन कर लें तो हम उनके सामने चंद बुनियादी सवाल तो रख सकें। लेकिन अगर नहीं भी ज्वाइन करते तब भी हम इसी बुनियादी नुक्ते से आगाज करेंगे कि ये कैसे हम हर दफा रोते हैं, पीटते हैं कि जब भी कोई आग लगती है और फिर चंद हफ्ते में सब कुछ भुला दिया जाता है और निजाम जूं का दूं चलता रहता है। इससे आगाज करेंगे, और फिर ये जो एक नई बहस शुरू हो गई है कि 18 साल के बच्चे वोट डालने के काबिल नहीं होते, और यह भी पीपल्स पार्टी ही के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा है कि क्या 18 साल का बच्चा मंशूर पढ़ के उस पर अमल कर सकता है, वोट डाल सकता है? तो यह सवाल भी अहम है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराची में ही हुई है, और यहां पर जो मुतालबात रखे गए हैं, जिसमें महमूद अतरकजई साहब और दीगर सियासी जमातें और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनके नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद थे, और बाकी सियासी जमातें भी। तो उन लोगों ने जो मुतालबात किए हैं उसमें से एक कराची में जो कारकर्दगी है उस पर भी सवाल उठे हैं। इन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ शफीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा है। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन को? 36 घंटे तक आग नहीं बुझाई जा सकी थी, और फिर कराची में जिस बिल्डिंग को आग लगती है वो क्लैप्स कर जाती है, वो गिर जाती है, और ये इमारत भी शायद अभी गिर जाए, इस बात का खदशा महसूस किया जा रहा है, और नहीं भी गिरती तो ये किसी काबिल तो रही नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बाकी इदारे, आग बुझाने के इंतजाम, फिर उसके जो नक्शे इस प्लाजे के अंदर बताया गया कि बहुत छोटी छोटी तंग सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर वाले फ्लोर्स के ऊपर जाती थीं, और कोई सीढ़ियाँ कहीं से चढ़नी है, कोई सीढ़ियाँ कहीं से चढ़नी है, इसका मतलब है कि किसी प्लानिंग के बगैर ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो किसकी कोताही आप समझते हैं हुई है? देखिए, ऑब्वियसली जो बिल्डिंग रेगुलेशन वाले हैं, पहला तो जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। फायर एग्जिट क्यों नहीं थे, क्यों सही तरीके से बिल्डिंग के अंदर इंतजाम नहीं था, ये सारी चीजें इंतजामिया ने देखनी होती है, क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग बन रही होती है इंतजामिया उसका नक्शा भी पास करती है, उसके लिए आपको टैक्स भी जमा करवाना पड़ता है, दीगर जो फीसिस वगैरह होती हैं वो भी आप देते हैं। तो ये बुनियादी जिम्मेदारी तो हुक्मरानों की है, इंतजामिया की है। लेकिन इशू ये है कि फिर ओवरऑल जो जिस तरीके से मामला चल रहे हैं आपको उसको भी देखना पड़ेगा। आपने भी जिक्र किया, अब कुछ दिन पहले ऐवान सदर में आके बिलावल साहब ने जो ब्रीफिंग दी, अगर आप उस ब्रीफिंग को सुने, और यकीन कीजिए कि अगर आप स्कैंडिनेविया के किसी मुल्क में भी जाके वो ब्रीफिंग सुनवाएंगे तो वहां के लोग कहेंगे कि भाई हमने सिंध में शिफ्ट होना है, हमें कराची में शिफ्ट करो। हमारा अलमिया ये है कि ये 75 सालों से इस तरह की ब्रीफिंग्स दे दे के हमें ये बताया जा रहा है कि पता नहीं हमने कितनी तरक्की कर ली। जमीनी हकायक जो है वो हमारे सामने है, और फिर यहाँ पे अशराफिया का गठजोड़ है,
और अशराफिया सिर्फ ये नहीं है कि वो सियासी अशराफिया है, उसमें सहाफती अशराफिया भी है, उसमें दीगर अशराफिया भी है, उसमें आपका बिजनेसमैन भी है। ऐवान सदर में कि भाई आप किस कैपेसिटी में ऐवान सदर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो खाना यहाँ पे 5-6 डिशेस वाला आप हमें खिला रहे हैं वाने सदर में, इसका बिल कौन दे रहा है? आप ये इधर आके क्यों ब्रीफिंग दे रहे हैं? क्या यही सहूलत सोहेल आफरीदी को भी मैसर होगी या किसी और चीफ मिनिस्टर को भी मैसर होगी कि वो आ जाए वाने सदर में एक बड़ी सी तकरीब रख ले और सहाफियों को बुला ले, और उसके बाद आके बाहर सहाफियों ने कहा कि भाई ये तो कमाल ही कर दिया बिलावल ने, और हमें उन्हें पता नहीं कौन सी सहाफत और कौन सी सियासत याद आ गई। ऐसे सियासत की जाती है। देखिए ना, ये वो एक गठ जोड़ है यहाँ पे कि जमीन के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन जो है हम सब ये तासुर देते हैं कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। और ये किसी एक सूबे का मसला नहीं है, सारे सूबों में मसाइल होंगे, लेकिन जब तक आप मसाइल का आपको इदराक नहीं होगा और जब तक अवाम और हुक्मरान तबके के अंदर एक कनेक्शन नहीं होगा, इस वक्त आपको टोटल डिस्कनेक्ट नजर आता है सर। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फूड इनसिक्योरिटी है, ये इसी महीने की खबर थी कि आपकी फूड इनसिक्योरिटी जो है वो 25% पे चली गई। यानी 25% लोग इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको खुराक की किल्लत का सामना है, और उसमें सबसे ज्यादा 22% पंजाब में है। क्या हुक्मरानों के दस्तरखान ये गवाही देते हैं? क्या हुक्मरानों के फंक्शन ये बताते हैं कि हम उन पे हुक्मरानी कर रहे हैं जहां पे 22% लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मसला है? तो जब ऐसे हुक्मरानी होगी तो आम पाकिस्तानी, आम कराची वाला, आम पेशावर वाला, आम लाहौर वाला, कोयटा वाला, वो इसी तरह मरता रहेगा, और मैं और आप इस तरह के तजिए करते रहेंगे, और फिर हम हुक्मरानों के दस्तरखानों पे बैठ के हम इंजॉय भी करेंगे और अपनी दानिश्वरियां भी करेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मसला एक और है, अगर सिंध की कारकर्दगी हमाद हसन साहब दिखानी है तो फिर उसके लिए इस्लामाबाद मुनासिब जगह नहीं है, बल्कि सिंध मुनासिब जगह है। यानी आप जिन लोगों को वहाँ बुला रहे हैं उन लोगों को यहाँ दावत दें, और यहाँ दावत दे के उन्हें दिखाएं कि ये देखो कारपेट रोड्स हैं कराची की, यहाँ शाहराह फैसल के अलावा कोई सड़क सही दिखाई नहीं देती है कराची में। छोटी से छोटे मोहल्ले में और बड़े से बड़े इलाके में आप गुलबर्ग चले जाएं, आप वाटर पंप चले जाएं, आप गुलशन इकबाल चले जाएं, आप नाजिमाबाद चले जाएं, आप कहीं और किसी इलाके में चले जाएं, अंदर जो सड़कें हैं वो सारी की सारी टूटी हैं, जो अभी कुछ अर्सा पहले भी बनी होंगी वो भी टूट फूट का शिकार है। तो ये कारकर्दगी तो ग्राउंड पे दिखानी चाहिए। और ये गुल प्लाजा की हम बात कर रहे हैं हमाद साहब, तो ये गुल प्लाजा जो है ये तो हम इससे पहले भी कई जगहों पर आग लगी है, और फिर हम कहते हैं कि जी नस्ला टावर गिराया गया। नस्ला टावर को इसलिए गिराया गया कि वो गैर कानूनी था, लेकिन उसके लिए तमाम सिंध के इदारों ने NOC जारी किए थे। तो ये निज़ाम कैसे ठीक होगा हमाद साहब? निजाम ऐसे ठीक होगा कि अभी हमें कम से कम ये समझ तो आई कि वो जो मंजूर काका गिरफ्तार होते थे, वो जो निसार मुराई गिरफ्तार होते थे, इस तरह के लोग गिरफ्तार होते थे, और फिर सियासी बार्गेनिंग के जरिए वो कई पता नहीं रहा भी हो गए, कई चले भी गए। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त प्रेसिडेंसी, चेयरमैन, सेनेट, गवर्नरियां, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की हुकूमतें भी है, तो सब कुछ चल रहा है। हैरत इस बात पर है कि इसी सिंध पर गुज़श्ता 50 या 60 साल में तकरीबन 70% हुक्मरानी 75% पीपल्स पार्टी ने की। 1970 में भुट्टो साहब जीत गए, अली शाह साहब और मौजूदा मुराद अली शाह साहब, ये सारा सिलसिला पीपल्स पार्टी से जुड़ा है। दूसरी बात ये कि ये उस शहर में हुआ जहां पर उनके चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, जहां पे उनकी काबीना होती है। जब वहां पर ये सूरत हाल है तो फिर आप अंदाजा लगा ले कि शिकारपुर, दादू, लाड़काना और सक्कर के इजला में क्या सूरत हाल होगी अंदरूनी सिंध के। चले हम तो इस्लामाबाद बैठे हुए, हम सिंध के मामलात को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन कम से कम हमारे सामने तो मुशाहिदे में ये बातें आ रही है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह अतहर काज़मी साहब ने बात की, कुछ कोड होते हैं जो अथॉरिटीज होती हैं शहरों के, तो क्या उन कोड को फॉलो किया गया था? अगर एक प्लाजे में ऐसी खौफनाक आग लगी कि 100 के करीब लोग लापता हैं और 1200 से लेकर 1500 तक दुकानें जल गई हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कारकर्दगी पर तो सवालात उठ रहे हैं हुकूमत की, और अभी हम खबरें देख रहे थे कि इसका रिकॉर्ड ढूंढा जा रहा है इस बिल्डिंग का, और वो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। तो शायद बहुत कुछ ठीक होने की ज़रूरत है इस मामले को एड्रेस करने के लिए। जानें बहुत कीमती थी, सरमाया बहुत कीमती था, लोगों के घर जो पहले ही गुर्बत का शिकार हैं उन सब के कारोबार इससे तबाह हुए हैं। शफीउल्लाह जान साहब, एक और मामले की तरफ मैं ज़रा आना चाहता हूँ, और वो ये है कि 18 साल से जो वोटर की उम्र की हद है 18 साल, उसको आगे बढ़ाने की बातें हो रही हैं, और चूंकि चैमगोइयाँ इतनी बढ़ गई तो फिर जाहिर है ये सवाल सियासतदानों के सामने भी आया है। ये सवाल जब रखा गया कमर ज़मान कायरा साहब के सामने, तो उन्होंने कहा कि 18 साल का बच्चा तो मंशूर पढ़ के उस पर फैसला करने की सलाहियत भी नहीं रखता। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं, उन्होंने इस हवाले से किन ख्यालात का इजहार किया, जरा सुन लीजिए, फिर इस पर जवाब दीजिएगा। सुनिए जरा। मुझे 18 साल के वोट के ऊपर एतराज नहीं है, लेकिन वोट देना बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में उसके मंशूर को पढ़ के देख के उसके ऊपर फैसला करना होता है। 18 साल का बच्चा कितने मंशूर का जायजा ले सकता है जी का मुझे भी अंदाजा है। हम भी अगर इसी उम्र से गुजरे हैं और हमारे भी बच्चे हैं, तो ये अपनी जगह है। सही है। अब शफीउल्लाह जान साहब, 18 साल से वो कहते हैं कि जी बच्चे के पास तो ये सलाहियत ही नहीं होती कि वो मंशूर पढ़े, उसको सारी पार्टीज का मंशूर पढ़ के और उसके बाद फैसला करे कि मैंने किसको वोट देना है। तो ये बात इस जो है वो पैराए में हो रही है कि वोटिंग की जो उम्र है उसको बढ़ा दिया जाए। आप कैसे देखते हैं इस तजवीज को? सबसे पहले असद साहब आपका शुक्रिया। असद साहब, आवाज जरा कट रही थी, मैं जरा कराची के इशू पे बात करना चाहता हूँ, और फिर मैं 18 साल वाली की जो उम्र की वोटर वाली उम्र है उस पर भी मैं कॉमेंट जरूर करूंगा। असद साहब, हम रिसेंटली सिंध से आए हैं, वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट सोहेल आफरीदी साहब ने लीड की है। वहाँ हम हैदराबाद गए, हम जामशोरो गए और कराची गए। कराची में आपने देखा जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब को वेलकम किया गया, जिस तरीके से बाग़ जना के मनाजिर आपके सामने थे, और जिस तरीके से कमिटमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ, वो दीदनी थी। सोहेल आफरीदी साहब जहां जाते थे उनको देखने के लिए हजारों लोग उमड़ आते थे, उनको सुनने के लिए हजारों लोग आते थे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी आपस में भी यही डिस्कशन हो रही थी कि कराची की जो हालात जार है वो देख के रोना आ रहा था हमें। ना वहां पे कोई सड़क ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह बर्बाद पड़ा हुआ है, अब सफाई का कोई सिस्टम वहां पे नहीं है, टैंकर का पानी अभी भी इस्तेमाल हो रहा, मतलब पीने का पानी तक वो मुहैया नहीं कर पा रहे, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। वो कराची जो दुबई का मुकाबला कर सकता था, बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने इसकी तबाही पेरी हुई है। हम सी पोर्ट की तरफ गए तो वहां पे एक लंबी कतार लगी हुई थी और बहुत सारे कंटेनर्स उसमें फंसे हुए थे। तो मैंने वहां किसी से दरियाफ्त किया कि जी इतनी रश क्यों है। कहते हैं कि जी यहाँ पे कंटेनर सी पोर्ट है तो कंटेनर यहाँ से आते हैं, और कंटेनर की जो वहां पे सिस्टम था वो आप देखते तो वो एक अलग स्टोरी थी। मतलब इतना बड़ा पोर्ट जहाँ पे सामान आता है और लोड ओवरलोड होता है, लोड अनलोड होता है, वहां भी जो सिस्टम था वो भी तबाही वहां पेरी हुई थी। तो पीपल्स पार्टी अगर सिंध में है तो वो सिर्फ इसलिए है कि वो सिर्फ अपनी करप्शन के किस्सों के लिए मशहूर है और मिस गवर्नेंस के लिए मशहूर है। जो आग लगी तो मुर्तजा वहाब साहब इस्लामाबाद के कॉफी शॉप में उस टाइम कॉफी पी रहे थे जब उसका शहर कराची जल रहा था। तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि एक प्लाजे में आग लगती है और 26 घंटे तक उस पे काबू नहीं पाया जाता, और अगर काबू पा भी लिया जाता है बाहर के हिस्सों में, लेकिन अंदर तब भी आग लगी हुई थी। तो ये हालात है सिंध की हुकूमत के और सिंध की परफॉर्मेंस के। और जब बिलावल साहब उस दिन ऐवान सदर में ब्रीफिंग दे रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ ये कहीं पेरिस का या किसी और मॉडर्न वर्ल्ड की कहानियां सुना रहा है, लेकिन ग्राउंड पे इसके बिल्कुल बरक्स है। ग्राउंड पे ना रोड्स है, ना गटर के ढक्कन है, ना पीने का पानी है, ना सफाई है, ना सुथराई है, ना सड़कें हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां पे एक पुरसाने हाल नहीं है सिंध का। अब जहां तक आपने कमर ज़मान कायरा की बात की, असद साहब आपके इल्म में मैं जरा यहाँ पर जी कायरा साहब की बात पर आने से पहले मैं छोटी सी, शफीउल्लाह साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ, चूंकि आपने बहुत सारी सिंध के हवाले से बातें की हैं तो उसूली तौर पर इसका पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब आना चाहिए। मगर मैं फिर वजाहत करता चलूँ कि पीपल्स पार्टी को हमने आज सारा दिन बारहा रिक्वेस्ट की कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन आज वो प्रोग्राम में शिरकत उनका कोई भी रहनुमा नहीं कर पाया। हमने उनका जो मीडिया सेल है उनसे भी कहा कि आप कोई नुमाइंदा अपना दे दें बात करने के लिए, लेकिन आज ये मुमकिन नहीं हो पाया। तो इसलिए आपको लग रहा होगा, व्यूअर्स को मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, लेकिन उनका जवाब इसलिए नहीं आ रहा कि आज उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। जी शफीउल्लाह साहब, 18 साल की जो उम्र की हद है वो आप कैसे देखते हैं? कायरा साहब की स्टेटमेंट आपने सुनाई,
मैंने कुछ दिन पहले असद साहब ये बात कही थी, क्योंकि वोटर लिस्ट में रोजाना 18,000 लोग जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो रही है, जिनका आईडी कार्ड बन रहा है और वो वोट देने के अहल हो जाते हैं। तो 18,000 पर डे ऐड हो रहे हैं नादरा के सिस्टम में। अब वो जो 18,000 लोग रोज ऐड हो रहे हैं, जो नौजवान ऐड हो रहा है, वो तहरीक इंसाफ का वोटर है, क्योंकि तहरीक इंसाफ नौजवानों की पार्टी है और नौजवानों का रहनुमा इमरान खान है। इनको ये डर है कि ये रोजाना जो 18,000 लोग ऐड हो रहे हैं, ये वैसे भी इलेक्शन तो ये जीत नहीं सकते, ना नून लीग और ना ही पीपल्स पार्टी। ये इलेक्टोरल प्रोसेस पे यकीन रखना ही इन्होंने छोड़ दिया है। और कायरा साहब कहते हैं कि जी 18 साल के लिए जरा सोचना चाहिए, उसकी शऊर की बात उसने की। तो क्या कायरा साहब भूल गए हैं कि जब 2007 में मोहतरमा की शहादत हुई और इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को एक स्टाम्प पेपर के जरिए अपना चेयरमैन मान लिया, तो उस टाइम बिलावल भुट्टो की उम्र शायद 18-19 साल होगी। क्या उस टाइम उसके पीछे कायरा साहब और उसके सीनियर रहनुमा जितनी भी हैं वो हाथ बांध के खड़े थे? क्या उस टाइम 18 साल की उम्र ठीक थी? और आज 18 साल का एक आम पाकिस्तानी जो 18 साल की उम्र को पहुंच रहा है और वोट देने की अहलियत रखता है, तो उस 18 साल पे इनको एतराज है। तो इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा कि आप अब 18 साल की चेयरमैन के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाएं और आप इसको कहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, और वहीं फिर आम नौजवान जब 18 साल का होता है और वो वोट देने की अहलियत रखता है, और फिर आपको इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का इतना खौफ है कि आप इसको 25 साल की बात हो रही है। मुझे तो लगता है कि ये 60-65 साल पे वोट की उम्र की हद को ना लेके जाए, इतना खौफ इमरान खान साहब का है। सही है। तो चलें फिर। तो वो पिछले दिनों अच्छा जुमला किसी ने कहा, इंटरेस्टिंग जुमला बल्कि कहा, मैं कमेंट इस पे नहीं करता, इंटरेस्टिंग ये था, वसीम अख्तर साहब ने गालिबन एक तकरीब में कहा, उन्होंने कहा कि पहले अवाम वोट देने के काम आती थी, अब तो अवाम का ये काम भी नहीं बचा कि वो वोट उनसे उनका वोट ही लिया जा सके। एनीवे, अतर काज़मी साहब ये बताइए कि ये बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी तो वो ऑलरेडी ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान नौजवानों के नुमाइंदे नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो 72-73 साल के हैं। नौजवानों के नुमाइंदे तो बिलावल हो सकते हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि नौजवानों के नुमाइंदे बिलावल हैं और बिलावल साहब जो है वो उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं कि ये इस तरह की तजावीज़ कायरा साहब दे रहे हैं, तो ये तो दोनों मुतज़ाद बातें हैं। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो ये जो उम्र है ये इन्होंने कहा है कि 18 से बढ़ा के 25 कर दी जाएगी, तो उसमें तो कम से कम मैं अपनी जाती तो कम से कम क्लैरिफिकेशन दे दूं कि इस साल जून से तो कम से कम मैं भी 26 का हो जाऊंगा, तो मेरा तो वोट फिर भी होगा, मैं तो वोट डालूंगा ही डालूंगा। अच्छा, दूसरी जो बात है कि अब ये जो कह रहे हैं कि उसमें नौजवानों का ये है, जनरेशन जी ये है, ये मैं बहुत सारी बहस सुनता हूँ, पर टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान का मसला कोई जनरेशन का या किसी जनरेशन के मसले का या किसी जनरेशन को अपील करने का नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो मसला है वो गवर्नेंस का मसला है, वो डिलीवरी का मसला है। क्या इस वक्त आपको एक भी शख्स ऐसा नजर आता है जिसके अंदर आपको उम्मीद नजर आए? मैं सेक्टर्स की बात कर रहा हूं। आपके नामवर बिजनेसमैन रोज मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी नस्लें लग गई और हमने ये मिलें बनाई हैं, लेकिन रोजाना ये मिलें बंद हो रही हैं। देखिए, दुनिया में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उम्मीद। आप सब कुछ अपना दे देते हैं, आप अपनी उम्मीद नहीं देते। वो जो बंदा मर रहा भी हो ना, वो जिंदा रहने की उम्मीद आपको किसी कीमत पे नहीं बेचेगा, अब बाकी अपना सब कुछ दे देगा। इस निजाम के अंदर ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इन्होंने लोगों से उम्मीद ही छीन ली है कि भाई चीजें बेहतर कैसे करेंगे। पहले वो उम्मीद ये थी कि शायद वोट के जरिए तब्दीली लेके आ जाएं, अब वो ये कह रहे हैं कि ये उम्मीद भी हम तुमसे छीन लेंगे, इसमें उम्र बढ़ा देंगे, इसमें ये मसला बन जाएगा, इसमें वो मसला बन जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो मसला है ये हुक्मरानों को समझने की जरूरत है। ये 18 साल से ही 25 साल तक का मसला नहीं है। आप 18 साल से 90 साल की उम्र तक के बंदे से बात कर लें कि उसकी क्या हालत है, कि और ना ही ये अर्बन और जो है रूरल जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, ये उसका मसला है। किसान किस हालत में है, शहर में बसने वाला किस हालत में, आप उनसे पूछ लें। आप महंगाई को देख लें, दीगर चीजों को देख लें। तो मसला ये है कि जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, अगर आप 90 साल भी उम्र कर दें तो फिर भी अगर उसमें 4 वोटर भी बचेंगे तो उसमें से भी 3 आपकी मुखालफत में पड़ जाएंगे। तो ये एक बड़ा मैं देख रहा हूं किस्म की कंसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि शायद नौजवानों को इस हुकूमत से मसला है। नहीं जी, नौजवानों को किसी से मसला नहीं है, नौजवानों को आपके सियासी नजरिए से मसला है, और उसी तरीके से मिडिल एज लोगों को भी मसला है, उसी तरीके से बुजुर्गों को भी आपसे मसला है। तो जब तक आपका जो सियासी मसला है वो हल नहीं होगा, जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, जब तक अवामी मैंडेट का एक तरह से इज्जत नहीं की जाएगी, तब तक ये मसले चलते रहेंगे जिस मर्जी की हुकूमत हो।
सही, बिल्कुल ठीक है। राइट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। अतर काज़मी साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कि हमाद हसन साहब से मैं आकर इसी पर राय लेता हूँ और फिर शफीउल्लाह जान साहब के सामने मैंने 2-3 सवाल रखने हैं, खासतौर पर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का मुतालबा किया गया है। कुछ और मुतालबात भी सामने आए हैं। इन चीज़ों में बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 18 साल के का वोटर वोट डालने की पूरी सेंस नहीं रखता, इसलिए इसकी उम्र बढ़ानी चाहिए। इस मौजू पर हम बात कर रहे थे। हमाद साहब, आपकी क्या राय है? ये जो मंतिक खास तौर पर पेश की है कमर ज़मान कायरा सामने, जिसमें वो कहते हैं कि जी मंशूर वो पढ़ के उस पर फैसला ही नहीं कर सकता। अगर कोई मंशूर पढ़ के उस पर फैसला करे और उस पर वोट डाले, तो सियासी जमातें जो जीत कर आती हैं वो अपने मंशूर पर अमल कितना करती हैं? ये भी तो एक सवाल है। यानी अगर वो अपने मंशूर पर अमल ही नहीं करती, तो फिर मंशूर पढ़ के उस पर वोटर को कहना कि मंशूर पढ़ के वोट डालो, ये कितना अहम होगा? जिन्होंने मंशूर बनाए थे, जिन्होंने नैरेटिव्स बनाए थे, उनको तो आप कभी फांसी चढ़ाते रहे, कभी जलावतन करते रहे, कभी जेलों में डालते रहे। तो एक ये भी सही कि न पढ़ने वाला भी बीच में आना चाहिए, उसको वोट का हक देने में कौन सा अमर माने है। लेकिन मैं जाती तौर पर मिचेवर फैसलों का हामी हूँ। देखिए, अरब में एक मक्का के अंदर एक सेनेट उनका हुआ करता था, एक फैसला साज फोरम, उसको वो दारुन नदवा बोलते थे। तो दारुन नदवा की मेंबरशिप के लिए जरूरी था कि उसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो। तो एक दाना अरब आदमी से पूछा गया कि ये उम्र 40 साल से ऊपर क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हम अपने फैसले नौजवानों की जज्बातियत पर नहीं छोड़ सकते। चले ठीक है, 18 साल की बजाय 25 साल कर ले, लेकिन सवाल ये है कि इस पे मुकाबला होना चाहिए कि इमरान खान ने नौजवानों को कौन सा रिलीफ दिया, नौजवानों की जिंदगी, रोजगार की जमानत को, मामलात को, एजुकेशन को, हेल्थ को, उसको कितना बेहतर बनाया। बिलावल भुट्टो ने कितना बेहतर बनाया, मुस्लिम लीग ने कितना बेहतर बनाया। मुकाबला ये होना चाहिए। चले 18 साल की बजाय 25 साल ही कर ले, कोई एतराज हमें नहीं है। जरा मिचेवर उस वोटर की तरफ मामला जाएगा, लेकिन हमें ये तो बताए कि क्या नौजवानों को जज्बाती नारों पे लगाने, उन्हें एहतजाजों में धकेलने, उनके झूठे ब्रीफिंग्स देने, उनको रोजगार से अलग करने, उन्हें रियासती मामलात से दूर रखने, उनके एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज से दूरी, तो भाई आप हमें ये तो कम से कम बताए। फिर आप बेशक 25 साल की बजाय 35 साल ही कर ले, लेकिन जो नौजवान मुयस्सर है, अभी शबी जान ने कहा कि 18,000 वोटरों का रोजाना इजाफा होता है। ये इजाफा तो वोटरों का होता है, लेकिन उन नौजवानों का जो 18 साल में दाखिल होते हैं रोजाना, तो क्या उनके रोजगार के लिए कोई मंसूबा आपके पास है? उनके एजुकेशन का, उनके हेल्थ का, उनकी सिक्योरिटी का? हमारे सूबे में तो देखे, नौजवान तो बाहर निकल नहीं सकते शाम के बाद, सूरत हाल इंतहाई खराब है। और ये सिर्फ पुख्तनख्वा में नहीं है, यानी हम सिर्फ पीटीआई पर ये इल्जाम नहीं कर सकते। तमाम सियासतदानों की कारकर्दगी ऐसी रही। उन्होंने कौन सा बड़ा मंसूबा बनाया नौजवानों के लिए? वो सिर्फ 18 साल से 25 साल कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या नौजवानों को इससे कोई रोजगार मिल जाएगा, उनको फैसिलिटीज मिल जाएंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा? तो जब ये चीजें नहीं मिल रही है, तो फिर हमें क्या दिलचस्पी है कि उनकी उम्र 18 साल वोटर का हो या 25 साल हो? ठीक है, बिल्कुल सही। अब आपने 2-3 ऐसी बातें कही हैं जिसका जवाब शफीउल्लाह जान साहब दे सकते हैं। शफी साहब, एक तो वो ये कह रहे हैं कि आप 18 साल के लोगों के वोटिंग राइट को तो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन 18 से 25 साल के नौजवानों के लिए आपके पास है क्या देने के लिए उनको? खैबर पख्तूनख्वा में आप नौजवानों को क्या दे रहे हैं? और बिलावल साहब पर आप तनकीद कर रहे थे कि बिलावल ने सिंध को तबाह किया या कराची जो है उसके हालात ख़राब हैं, तो आपके अपने सूबे के क्या हालात हैं?
तो ये हमाद साहब के सवाल हैं, इसका क्या जवाब देंगे आप? असद साहब, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, इस वक्त अगर आप तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जिसमें नौजवान सामने आ रहे हैं। आप सोहेल आफरीदी साहब को देख लें, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में ही मुमकिन है कि वो आज वजीर आला के मनसब पे बैठे हुए हैं। आप मीना खान को देख लें, ये तहरीक इंसाफ में ही मुमकिन है कि वो वजीर बल्दियात है। आप मेरी मिसाल ले लें, ये तहरीक इंसाफ में ही मुमकिन है कि मैं आज वजीर इत्तलात हूँ। इस तरह कई नौजवान आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर आएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो नौजवानों को प्रमोट भी करती है, नौजवानों की टेक केयर भी करती है और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका भी देती है। सियासत में तो शफी साहब चंद नौजवान आ सकते हैं ना, 100 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो लाखों नौजवानों की बात हो रही है ना, उनके मुस्तकबिल की बात हो रही है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अगर नौजवान सामने, चंद नौजवान अगर आपकी बात में मान भी लूं, चंद नौजवानों वाली, लेकिन चंद नौजवान भी अगर आगे आ सकते हैं तो वो तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं। मुस्लिम लीग नून में आपके पास नवाज का या शहबाज का नाम के साथ लगना बड़ा जरूरी है, और पीपल्स पार्टी में भुट्टो और जरदारी लगना बड़ा जरूरी है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नेंस के लिहाज से बाकी सूबों से सबसे आगे है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आपके सामने है, सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में हो रही है 46%, उसके बाद पंजाब, उसके बाद बलूचिस्तान, और खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी नंबर है। इसी तरह अगर आप इदारों की बात करें तो सबसे ज्यादा करप्ट इदारा, अगर आप ग्रोथ की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है। आप देखें, गवर्नेंस का देख लें, यूनिवर्सिटियों का देख लें, डिग्री कॉलेजेस का देख लें, हम सबसे आगे हैं। अब जो इशू ये भी है कि यह इस सूबे में दहशतगर्दी भी है, इस सूबे में हो रहे हैं, यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल का भी हमें चैलेंज है, हमें फंड्स की दस्तयाबी भी उस तरह अवेलेबल नहीं है जिस तरह बाकी सूबों को एनएफसी का हमारा ड्यू शेयर हमें नहीं मिल रहा। तो ये तमाम तर इश्यूज को सामने रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो परफॉर्म कर रही है, और जो पिछले 3 महीनों से सोहेल आफरीदी साहब जिस तरह गवर्नेंस को आगे लेके जा रहे हैं और तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, वो मिसाली है। तनकीद करने के लिए तो काफी सारी चीजें हैं, जिस तरह हमाद साहब ने जिक्र किया, और हमाद साहब ने सब पे तनकीद की, सिर्फ तहरीक इंसाफ पे तनकीद नहीं की, लेकिन बाकी सूबों को मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा हर सेक्टर में इनसे आगे है, गवर्नेंस के लिहाज से आगे है, महदूद वसाइल के बावजूद। सही है। शफी साहब, अब ये बता दें कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ सियासी जमातें थी, आपकी जमात भी शामिल थी। अब उसमें कहा जा रहा है कि धांधली के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। पहले तयन किया जाए कि कौन इसके जिम्मेदार हैं और फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। अब आप अपने मुतालबात को सख्त भी करते चले जा रहे हैं और मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। पहले आपकी कंडीशन ये थी कि बातचीत तब होगी जब आप इमरान खान को ऑन बोर्ड लाएंगे, इमरान खान के बगैर कोई बात नहीं होगी, या 2026 के इलेक्शन ऑडिट की बात आप कर रहे थे। अब आपका मुतालबा है आर्टिकल 6 का भी आपने उसमें शामिल कर दिया है, ये एक सख्त मुतालबा है। चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी अगर टेम्परेचर इसी तरह से ऊपर रहेगा तो? देखिए, मेरा ये जाती ख्याल है और मेरा ये मानना है कि जो भी आइन तोड़ता है, जो भी आइन की खिलाफ वर्जी करता है, उस पे आर्टिकल 6 अप्लाई होना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी से हो, किसी सियासी जमात से हो, किसी ब्यूरोक्रेसी से हो। जो भी आइन को तोड़ता है, आइन की खिलाफ वर्जी करता है, उस पे आर्टिकल 6 इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सजा और जजा का अमल होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर सजा और जजा का अमल नहीं होगा और जिसकी लाठी उसकी बैंस वाला कानून होगा, तो आज हम जिस हालात में खड़े हैं, हम इससे बदतर हो जाएंगे। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, तो हम प्रिंसिपली कुछ चीजों पे अचकज़ई साहब के साथ एग्री हो चुके हैं, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है एज ए अपोजिशन लीडर। तहरीक इंसाफ उसके साथ 5 महीने खड़ी रही है। इमरान खान का फैसला ही तहरीक इंसाफ में फाइनल फैसला होता है। हमें कई दफा ऑफर की गई स्पीकर की जानिब से, आप कोई और नाम दे दे, लेकिन तहरीक इंसाफ अचकज़ई साहब के साथ खड़ी रही। जैसे कि सोहेल आफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ था, तो मुख्तलिफ वफाकी वज़रा इदारे के कुछ लोग यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और फिर वफाकी वज़रा की ड्यूटी लगा दी जाती थी, लेकिन हम सोहेल आफरीदी साहब के साथ खड़े रहे, हमारे MPS खड़े रहे, पार्टी खड़ी रही। खान साहब का फैसला था, वो CM इलेक्ट हुए। इस तरह अचकज़ई साहब के साथ खड़े रहे, और अचकज़ई साहब का जो नोटिफिकेशन है वो एक स्ट्रीट मूवमेंट के जो हमारा एक प्रेशर इन पे बड़ा है, जिस तरह स्ट्रीट मूवमेंट मोमेंटम पकड़ रही है, तो उसी प्रेशर में आके इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है। हम हमारे मुतालबात सख्त नहीं है, हमारे मुतालबात आईनी है, कानूनी है, और हम अपने मुतालबात के साथ 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी तक, नए इलेक्शन तक, नई ECP के अंडर और खान साहब तक रिसाई तक, हम बिल्कुल अचकज़ई साहब के साथ खड़े, और हम प्रिंसिपल इन चीजों पर उनके साथ एग्री कर चुके हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हालिया महीनों में कई इदारा जाती इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि इससे सरमायाकारी और मनसूबाबंदी का जो निज़ाम है उसमें शफाफियत आए, एहतसाब का निज़ाम बेहतर हो, और अगर तरक्याती मनसूबों में किसी को शिकायत है या वो सुस्त रवि का शिकार हैं तो उसका इजाला किया जा सके या कारकर्दगी को मजमूई तौर पर बेहतर बनाया जा सके। ये जो इसमें इस्लाहात लाई गई हैं, इसका बुनियादी मकसद क्या था और इससे क्या बेहतरी आई है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, और अभी भी कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, इन्हीं तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अदनान रफ़ीक साहब, मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, ये दायरा तरक्याती बजट अरबों का होता है, तरक्याती मनसूबे अरबों के होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शफाफियत के निज़ाम को बेहतर बनाना, क्योंकि अगर शफाफियत का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो वो मनसूबे ज़ाहिर है मयार के मुताबिक नहीं होंगे और उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। जनरली एक शिकायत रहती है कि जी अभी तो फ़लाँ मनसूबा बना था और उसमें ये नकाइस पैदा हो गए। तो बुनियादी मकसद क्या है ये जो इस्लाहात लाई गई हैं, एक तो ये, और दूसरा ये कि शफाफियत के अमल को कैसे बेहतर बनाया जाता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले बात ये कि जब हम शफाफियत की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक चीज़ उसमें ये है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो किस हद तक डॉक्यूमेंटेड है और वो उसमें कौन से लोग स्टेक होल्डर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, कौन कौन उस पर नज़र रख रहा है, उसमें चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम क्या है, और उसके जो भी मुहर्रिकात हैं उस फैसला साजी के, उसके बारे में जो लोग हैं, अवाम है या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, वो किस हद तक आगाह हैं। तो एक तो ये है कि जो फैसले हैं वो बंद कमरों में चंद लोगों तक महदूद नहीं होने चाहिए, उसमें वाइडर इंक्लूजन और पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि आप पार्टिसिपेटरी अप्रोच की तरफ जा रहे हैं या फिर आप सिस्टम को मज़ीद सेंट्रलाइज कर रहे हैं जिसमें फ़ैसला साजी बंद कमरों में और मखसूस चंद अफराद तक महदूद हो रही है या नहीं। तो एक तो उसमें ये उनसर है। दूसरी बात ये कि लोगों तक रसाई है कि नहीं उस डेटा की, उस इंफॉर्मेशन की जिसकी बुनियाद पे ये फैसले हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें जो एक सिलेक्शन का अमल है, उनका जो प्रपोज़ल है, टेक्निकल प्रपोज़ल, फाइनेंशियल प्रपोज़ल, वो जो अमल है उनको सिलेक्ट करने का, वो किस हद तक शफाफ है, उसमें शमूलियत कितनी ज़्यादा है अवाम की और सारे स्टेक होल्डर्स की। और फिर दूसरी बात ये कि उसमें आपका मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का अमल कितना ताकतवर है, जिससे मुराद ये कि जब वो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और उसके बाद जब वो कंप्लीशन को पहुंचते हैं तो इस दौरान उन पे निगरानी का निज़ाम कितना मौसर है और उनकी क्वालिटी और जो दीगर पैरामीटर्स थे, जो आउटपुट्स थी, जो आउटकम्स थी, वो किस हद तक और कितनी क्वालिटी में कितनी वो उसको पूरा करने में कामयाब होते हैं। तो आई थिंक हमने पिछले कुछ अरसे में इन दोनों चीज़ों पे काम किया है और इस हवाले से मैं मज़ीद तफसीलात भी आपको आगाह करूँगा। लेकिन ये दो आई थिंक कलीदी बातें हैं कि एक जो इन प्रोजेक्ट्स की सारी मनसूबा बंदी है उसके अमल में किस हद तक हम शफाफियत लाने में कामयाब होते हैं, और दूसरा इसकी जो निगरानी का अमल है और ये जो इसकी एवेल्युएशन है कि ये किस हद तक अपने मकासद पूरा करने में कामयाब हुए, उस अमल को मौसर बनाना, ये दो बुनियादी चीज़ें हैं इसमें। मगर इसके लिए रास्ता कौन सा आपने इख्तियार किया? ये मौसर बनाने के लिए कौन सा ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है जो पहले नहीं था? यानी आप इसको मेक श्योर कैसे कर रहे हैं, इंश्योर कैसे कर रहे हैं कि शफाफियत हो इसमें, चाहे वो प्लानिंग का अमल हो चाहे एग्जीक्यूशन का अमल हो? जी सो सबसे पहले तो जो प्लानिंग का अमल है वो ऑलरेडी काफ़ी इम्प्रूवमेंट से गुजरा है। उसमें सबसे पहले ये कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म्स। इससे मुराद ये थी कि जो भी हमारी सिविल सोसाइटी है, प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग कैपेसिटी है जिनके पास के इस अमल को वो समझ सकते हैं और वो भले दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों, कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई और बैंकिंग में काम कर रहा है, उनको हम शामिल करें
कि वो जो प्रोजेक्ट्स की जब प्रपोजल आते हैं, जिसको PC1 कहा जाता है, जो उसका टेक्निकल प्रपोजल भी होता है और उसमें उसका फाइनेंशियल प्रपोजल भी होता है, उसकी जो स्क्रूटनी का अमल है, उसके जो अप्रेजल का अमल है, उसको शफाफ बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स को उसमें शामिल कर सकें। तो ये जो चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म्स था, इसने एक हमें पूल ऑफ एक्सपर्ट्स प्रोवाइड किया, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का, जो कि सरकार के मुलाजिम नहीं है, सरकार का हिस्सा नहीं है। तो ये एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं, इनको शामिल किया गया कि जब ये हमारे पास प्रपोजल्स आए तो इनके हवाले से जो डिलिब्रेशंस हों, जो इनकी अप्रेजल हो, इनका रिव्यू किया जाए, स्क्रूटनी की जाए, तो उसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स उसमें शामिल हों। तो वो हमने उसको पायलट किया। और एक हमारी यहाँ होती है प्री CDWP, जिसको प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स वो इसको चेयर करते हैं, और वो इस PC1 को, इन प्रपोजल्स को सबसे पहले वो इसको देखती है। तो उसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की जो शमूलियत थी वो बहुत फायदेमंद थी। एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिला और वो एक्सपर्ट्स उन्होंने बहुत ही मुफीद उसमें तजावीज़, तो एक तो उनको शामिल किया गया। अब हम इसको मज़ीद एक्सपैंड CDWP, जो कि प्राइमरी फोरम है, जो कि फाइनल अप्रूवल्स देता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, उसमें भी अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को शामिल करने लगे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा CDWP का प्रोसेस है, इसको कम्प्लीटली डिजिटाइज कर दिया गया है। यानी कि जब भी हमें कोई प्रपोजल आता है किसी प्रोजेक्ट का, तो अब वो हार्ड फाइल्स पे नहीं आता, वो हमारा एक सिस्टम है, इसको हम iPaaS कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो उस सिस्टम के थ्रू ये सारे प्रपोजल्स आते हैं, और उसके बाद जितना भी प्रोसेस होता है उसकी स्क्रूटनी का, उसके अप्रेजल का, उसके उन प्रपोजल्स के ऊपर जो नोट्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो भी राय दी जाती है, वो सारी डिजिटली रिकॉर्ड होती है, और वो हमेशा फाइल का हिस्सा रहती है, और वो टाइम स्टैम्प्ड होती है वो। तो ये पूरा जो E-ऑफिस के साथ हमने इसको इंटीग्रेट किया कि हमारा जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आने से लेके उसके हवाले से जो भी डिस्कशंस होती हैं, उसके जो भी स्क्रूटनी होती है, और आखिर में जो भी फैसला होता है, चाहे वो एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है या वो डिफर होता है, इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल तौर पे ऑटोमेट कर दिया गया है, और ये रिकॉर्ड्स फॉरएवर रहेंगे। सर, जब ऑटोमेट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, जब आप कहते हैं ऑटोमेशन की बात करते हैं, E-गवर्नेंस की बात करते हैं, तो E-गवर्नेंस का वैसे तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि E-गवर्नेंस क्या है, लेकिन इस ख़ास तौर पर इस कमीशन में, आपके प्रोजेक्ट्स में E-गवर्नेंस कैसे मॉनिटरिंग का काम करता है? E-गवर्नेंस को आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि पहला मरहला जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं उनकी स्क्रूटनी और उस पर फैसला करने का है कि इसको हमने फ़ंड करना है, नहीं करना, किन शराइत पे फ़ंड करना है, इसकी जो टेक्निकल डिज़ाइन है उसमें कौन सी खामियां हैं, कहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसकी बड़ी डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है कि उसमें अगर कोई परचेजेस हैं कि लेट्स से आपने लैपटॉप्स ख़रीदने हैं या आपने फर्नीचर ख़रीदना है, तो उसकी कॉस्टिंग कैसी हुई है, वो कॉस्टिंग मार्केट के मुताबिक है या नहीं। तो ये सारे अमल की स्क्रूटनी को E-गवर्नेंस के ज़रिए, ऑटोमेशन के ज़रिए इसको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। और उसमें चूँकि कोई भी एक शख्स तो ये फैसला नहीं करता किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स शामिल होते हैं, और वो फाइल या वो प्रपोजल जो है वो मुख्तलिफ लोगों की नज़रों से गुजरता है, और वो हर एक पाबंद है कि वो उस पर अपनी राय देगा और उस पर अपनी एक फाइनल जो डिसीजन होगा उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने का मकसद ये है कि इसमें कोई गुंजाइश ना रहे कि सारों से मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हो पाई। जब आपको पता है कि पेपर फाइल्स का था तो अक्सर ये शिकायत होती थी कि जी किसी प्रोजेक्ट की फ़ाइल रुक गई है, किसी प्रोजेक्ट की फ़ाइल ज़्यादा तेज़ी से आगे चल रही है। अब ऑटोमेशन होने से ये भी मुमकिन नहीं है
कि किसी फाइल को खाम खा बगैर किसी वजह के रोक के रखा जाए। बहुत शुक्रिया अंडर- डॉक्टर अदनान साहब, वक्त कम है, अब आपने प्रोग्राम में शिरकत की और कमीशन ने जो इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं तरक्याती मनसूबों में जो तेज़ी लाने के हवाले से अब काम हो रहा है, इस पर आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर अदनान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।